हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुणेश फ्रॉम DLH। बात करेंगे जनरल स्टडीज़ के बारे में। जनरल स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करता है, चाहे SSC का एग्ज़ाम है चाहे आपका अदर एग्ज़ाम है। और जनरल स्टडीज़ को हम टोटल 7 सेक्शंस में बांटते हैं, जिनमें से सबसे पहले सेक्शन की हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपने देखे होंगे और उसमें भी एंशिएंट इंडिया से भी बहुत से आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में बांट देते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया और इसके अलावा आपका मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है इसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड में बांटा हुआ है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में बांटा हुआ है और इसके अलावा थर्ड जो है वो है आपका हिस्टोरिकल पीरियड। इसको 3 पार्ट्स में इस वजह से बांटा है क्योंकि हमें हिस्ट्री की जानकारी 2 सोर्सेज से मिलती है, जिनमें एक है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और दूसरा है आपका लिटरेरी एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है पुरातात्विक स्रोत, उसकी जानकारी हमें मिलती है खुदाई से। खुदाई में बहुत से सिक्के मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, इसके अलावा हमें एडिट्स मिलते हैं। उन सभी से हमें पता लगता है कि उस टाइम के लोग किस प्रकार से रहते थे, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनके आपस में संबंध कैसे थे, व्यापारिक संबंध कैसे थे, किस प्रकार का खाना खाते थे। तो ये हमें जानकारी पूरी की पूरी मिलती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से। और लिटरेरी सोर्सेज जो है, साहित्यिक सोर्सेज हैं, उस समय का जो लेखन है उससे हमें उस समय की जानकारी मिलती है जो ज़्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में जिस काल की जानकारी ना तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में मिल रही है और ना ही हमें लिटरेरी एविडेंस मिल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड वो टाइम है जिस काल की जानकारी हमें दोनों में से किसी एक सोर्स से मिलती है। जैसे कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की जानकारी सिर्फ खुदाई से मिल रही है, केवल उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, जबकि वैदिक एज जो है उसकी जानकारी हमें मिलती है केवल लिटरेरी सोर्सेज से। इस वजह से इन दोनों टॉपिक्स को हम रखते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। और थर्ड और लास्ट है हिस्टोरिकल पीरियड, जिसकी जानकारी हमें दोनों सोर्सेज से मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो कि इम्पॉर्टेंट है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से। एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो आपके सामने मैप है और इसमें आपको दिखाई दे रहा है इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। और इस ही जगह पर इंडस वैली सिविलाइजेशन पनपी थी। यानी जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज नहीं हुई थी तब तक किसी ने सोचा नहीं था कि अर्थ अपने वॉर्म में इतनी विशाल और इतनी विकसित सभ्यता को छुपाए हुए है। और लगभग 3000 से 2000 बिफोर क्राइस्ट के बीच में पूरे वर्ल्ड में इसकी जो समकालीन सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, कोई भी इससे बड़ी नहीं थी। उन सभी में ये सबसे बड़ी थी। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा डेवलप अगर जो हम देखें तो वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया का नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है, उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है, वहाँ पर डेवलप हुई थी। और आजकल के पाकिस्तान में इसके बहुत सी साइट्स हैं और आजकल के इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में इसकी बहुत सी साइट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन में फैक्ट्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन। तो कैसे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी मिली? तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मॉसन नाम का एक ब्रिटिशर था, जिसने 1826 में इससे रिलेटेड बहुत सी ईंटें और बहुत से टीले देखे थे आजकल के पाकिस्तान वाले हिस्से में। और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पर कोई पुरानी सिविलाइजेशन हो सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1831 में कर्नल बर्न्स नाम के एक व्यक्ति थे और कर्नल बर्न्स महाराजा रंजीत सिंह से मिलने के लिए पंजाब जा रहे थे। और हमें पता है कि 1809 में महाराजा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो चुकी थी। इस वजह से दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन चल रहे थे। और उसी दौरान 1831 में कर्नल बर्न्स महाराजा रंजीत सिंह से मिलने जा रहे थे और उन्होंने भी लगभग उसी प्रकार के एविडेंस देखे
जैसे चार्ल्स मोसन ने देखे थे। तो ये सेकेंड इंफॉर्मेशन इस सिविलाइजेशन के बारे में मिली। और थर्ड इंफॉर्मेशन 1853 में अलेक्जेंडर कनिघम नाम के एक व्यक्ति थे, और अलेक्जेंडर कनिघम इंडिया के बारे में, इंडिया में आने से पहले काफ़ी स्टडी कर चुके थे, और वो ये देख चुके थे कि अलेक्जेंडर ने यहाँ पर कभी आक्रमण किया था, और 1853 में इन्होंने इस वाले हिस्से का दौरा किया था, और उसके बाद में दोबारा 1857 में इन्होंने दौरा किया, और इन्होंने भी यहाँ पर बहुत से ऐसे एविडेंस खोजे जो आज भी कलकत्ता म्यूजियम में हमें मिलते हैं। और फोर्थ इंफॉर्मेशन इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें मिली 1856 में, और वो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी जब खुदाई हो रही थी लाहौर के आसपास रेलवे पटरी बिछाने के लिए। तब भी खुदाई में इस प्रकार के कुछ एविडेंस मिले जो इशारा कर रहे थे कि यहाँ पर कोई डेवलप सिविलाइजेशन होगी। और आखिरकार 1904 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कलकत्ता में लॉर्ड कर्जन के टाइम में, और इसके पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए सर जॉन मार्शल, और सर जॉन मार्शल ने इंटरेस्ट लिया था इस सिविलाइजेशन को खोजने में, और आखिरकार उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में इन्होंने हड़प्पा साइट, सबसे पहली साइट खोजी, और अगले ही साल 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। और उसी के साथ ही ये बात साफ हो गई कि इंडिया में भी इस टाइप की कोई बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, कोई डेवलप सिविलाइजेशन रही होगी जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन के समकालीन है। यानी भारतीय इतिहास भी बहुत प्राचीन है, जिसको पहले 1924 से पहले समझा जाता था कि वैदिक एज से स्टार्ट होता है, लेकिन जब 1924 में सर जॉन मार्शल ने वर्ल्ड के फेमस मैगजीन्स में इसके बारे में लिखा, इनके जर्नल्स पब्लिश हुए, तब वर्ल्ड के हिस्टोरियंस को पता लगा कि इंडियन हिस्ट्री भी मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन की सभ्यता के समकालीन है। और इस वजह से बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट बना इंडिया में आने का। आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि मार्टिमर व्हीलर जैसे, फेयर सरिसवेल जैसे बहुत से विदेशी इतिहासकार भारत में आए, और इस सभ्यता के बहुत से स्थल खोजे गए, और अब तक इस सिविलाइजेशन के 300 से 400 के आसपास बड़े स्थल खोजे जा चुके हैं। और हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कई नामों से जाना जाता है। इसे इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसको कई नामों से पुकारा गया है, लेकिन इसका सबसे पहला नामकरण किया गया था सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। इन्होंने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन के नाम से पुकारा। इसके लिए लॉजिक था कि जो शुरुआती प्लेसेस मिले थे वो हमें इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स के आसपास मिले थे, और इस वजह से इसका नाम रखा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जैसे जैसे इसके और प्लेसेस खोजे गए, और साइट्स मिली खुदाई में, और वो इंडस वैली को पार करके और ज्योग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुई, तब उनको लगा कि इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम जो है उचित नहीं होगा, कोई अदर नाम होना चाहिए। और आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि डिसीजन लिया गया कि कोई भी जब अननोन सिविलाइजेशन मिले, उसमें जो सबसे पहले साइट खोजी जाए उसी के नाम पर पूरी सिविलाइजेशन का नाम होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सबसे पहली साइट थी 1921 में जो खोजी गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, उसी के नाम पर पूरी सिविलाइजेशन का नाम रखा गया। वैसे इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, तो उसका कारण है कि सबसे पहले कॉपर और टीन को मिलाकर ब्रॉन्ज मेटल का यूज इसी सिविलाइजेशन के लोगों ने किया था, इस वजह से इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। लेकिन इन चारों में इसका सबसे उचित और लॉजिकल नाम जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बाउंड्री एंड एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा सभ्यता की सीमा और विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जितना खोजा जा चुका है उसके अकॉर्डिंग इसका एरिया 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया डिसाइड किया गया है। और इसके अलावा इस सिविलाइजेशन को हम बोलते हैं ट्रायंगल शेप की सिविलाइजेशन। इसको ट्रायंगल शेप की सिविलाइजेशन के तौर पर हम जानते हैं।
और हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्दर्न जो साइट है इसकी वो जम्मू कश्मीर में मिलती है, जिसका नाम मांडा है। और सबसे साउथेस्ट जो इसकी साइट है वो महाराष्ट्र में है, दैमाबाद। हालांकि पुरानी बुक्स में आपको भगत राव मिल जाएगा गुजरात में, लेकिन अब अपडेट हो चुका है, तो इसलिए आपको साउथ का सबसे साउथेस्ट साइट जो है आपको दैमाबाद महाराष्ट्र याद रखना पड़ेगा। और सबसे नॉर्दर्न मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर। और नॉर्थ से साउथ के बीच में हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डिस्टेंस है वो 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और सबसे वेस्टर्न और सबसे ईस्टर्न जो इसकी साइट है, सबसे वेस्टर्न जो साइट है वो आजकल के पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो स्टेट ईरान को टच कर रहा है वहाँ पर है, जिसे हम बोलते हैं सुत कांगेडोर। और इसके अलावा सबसे ईस्टर्न जो इसकी साइट है वो आजकल के उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आलमगीरपुर है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 1600 किलोमीटर का है। तो उस आधार पर ये कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नॉर्थ से साउथ के बीच में 1100 किलोमीटर जो है और ईस्ट से वेस्ट के बीच में 1600 किलोमीटर है। टोटल इसका एरिया जो है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर है। और कोस्टल लाइन जो है इसकी, कोस्टल लाइन हड़प्पन सिविलाइजेशन की 1300 किलोमीटर है। यानी समुद्री सीमा जो इसके प्लेसेस समुद्र में स्थित थे, पोर्ट सिटीज थी, उसके आधार पर इसे कहा जाता है इसकी कोस्टल लाइन 1300 किलोमीटर है। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का सीमा और विस्तार है। इससे आगे बढ़ेंगे, रीजनल एक्सपेंशन ऑफ सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्षेत्रीय विस्तार, यानी किस किस जगह पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पाकिस्तान का जो सिंध रीजन है, सिंध प्रांत है, जहाँ पर फेमस साइट मिलती है हमें मोहनजोदाड़ो। इसके अलावा उसके पास में ही अमरी, चहुदरो, कोट दीजी और भी बहुत से प्लेसेस मिले हैं सिंध रीजन में, लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो मोहनजोदाड़ो, अमरी, चहुदड़ो, कोट दीजी। इसके अलावा बलूचिस्तान जो प्रांत है पाकिस्तान का जो ईरान को टच कर रहा है, वहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट साइट जो है वो है मेहरगढ़। इसके अलावा सुत कांगेडोर, बालाकोट, सोत का कोह, ये फेमस साइट्स हैं। अफगानिस्तान में 2 फेमस साइट्स हैं, शोरतधई और मुंडीगक। इसके अलावा वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहाँ पर सबसे फेमस साइट आपको पता ही है हड़प्पा, गनेरी वाला और जलीलपुर। ये फेमस साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, फेमस साइट्स हैं ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की। इससे आगे हम बढ़ेंगे और इससे आगे है गुजरात। तो स्वतंत्र भारत में गुजरात ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा हड़प्पन साइट्स खोजी गई हैं और इसमें नाम आता है लोथल का, धोलावीरा का काफी इंपॉर्टेंट साइट है, रंगपुर है, देसलपुर है, प्रभासपट्टनम है, सुतकोतड़ा है। इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा साइट्स गुजरात में खोजी गई थी, जिनमें लोथल को सबसे ऊपर रखा जाता है और इसके अलावा धोलावीरा को। लेकिन और अदर साइट्स में रंगपुर, देसलपुर, प्रभासपट्टनम, सुतकोतड़ा है। राजस्थान में कालीबंगा फेमस साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की और इसके अलावा शीशवाल, हनुमानगढ़ और भी साइट्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कालीबंगा। उत्तर प्रदेश में हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत सी साइट्स मिलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है उसमें आलमगीरपुर और इसको ईस्टर्न साइट मानी जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और इसके अलावा हुलास। हरियाणा में बहुत सी साइट्स खोजी गई हैं, लेकिन जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राखीगढ़ी और बनवाली। इसके अलावा भगवानपुरा, मिताथल, खोखराकोट बहुत सी साइट्स हैं, लेकिन राखीगढ़ी, बनवाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। आगे हम देख लेते हैं पंजाब में, आजकल के इंडिया वाला पंजाब, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइट है रोपड़ और इसके अलावा सरायखोला, कोटला और भी साइट्स हैं, लेकिन पंजाब की सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स जो है वो है रोपड़। चलिए आगे बढ़ेंगे, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, लेकिन नगरीय सभ्यता थी, लेकिन एक बार में ही कोई नगरीय सभ्यता नहीं बनती, सीक्वेंस में उसका विकास होता है। तो खुदाई में बहुत सी लेयर्स मिली है हमें और उसके अकॉर्डिंग इसके हमने 4 पार्ट्स किए हुए हैं। फर्स्ट स्टेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जिसको हम प्री हड़प्पन बोलते हैं। सेकंड स्टेज जिसको हम बोलते हैं अर्ली हड़प्पन और थर्ड स्टेज जो है उसको मैच्योर हड़प्पन के नाम से जानते हैं और फोर्थ स्टेज जिसको हम बोलते हैं पास्ट हड़प्पन। तो फर्स्ट स्टेज जो है पूर्व हड़प्पन, इसका टाइम पीरियड जो है
वो 5500 बिफोर क्राइस्ट से 3500 बिफोर क्राइस्ट के बीच में माना जाता है, और अर्ली हड़प्पन का टाइम पीरियड 3500 से 2600 बिफोर क्राइस्ट के बीच में रखा जाता है, और मैच्योर हड़प्पा का टाइम पीरियड 2600 से, कुछ बुक्स में आपको 1900 मिल जाएगा, कुछ बुक्स में आपको 1800 मिल जाएगा। पास्ट हड़प्पा जो है इसका टाइम पीरियड हम 1900 या जो भी 1800 आपने रखा है उसके अकॉर्डिंग उससे बाद का टाइम पीरियड माना जाता है। तो प्री हड़प्पा जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान प्रांत में आजकल के पाकिस्तान में। इसके अलावा अर्ली हड़प्पन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अमरी। मैच्योर हड़प्पा का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कालीबंगा, राजस्थान में है। और लास्ट है आपका पास्ट हड़प्पा, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लोथल, जो आजकल के गुजरात में है। तो इन प्लेसेस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्री हड़प्पा से रिलेटेड, अर्ली हड़प्पा से रिलेटेड, मैच्योर हड़प्पा से रिलेटेड और पास्ट हड़प्पा से रिलेटेड। चलिए आगे आपके सामने है क्रोनोलॉजी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड अलग अलग हिस्टोरियन ने अपने अकॉर्डिंग बताया है और अपने अपने लॉजिक लगाए हैं उन्होंने। सबसे पहले सर जॉन मार्शल, जो उस टाइम में डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इन्होंने सरगोन इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसका टाइम डिसाइड किया है, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसका टाइम पीरियड डिसाइड किया है 3250 बिफोर क्राइस्ट टू 2750 बिफोर क्राइस्ट। इन्होंने टाइम पीरियड डिसाइड किया है सर जॉन मार्शल ने। मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने जो ट्रेड रिलेशंस थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेसोपोटामिया इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ में, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने टाइम डिसाइड किया है, और उसके अकॉर्डिंग इनका टाइम इन्होंने जो अनाउंस किया है वो 2500 से 1500 बिफोर क्राइस्ट के बीच में इन्होंने टाइम डिसाइड किया है। रेडियो कार्बन सिस्टम, या जिसको हम कार्बन 14 के नाम से जानते हैं, इसके अकॉर्डिंग इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2500 से 1750 बिफोर क्राइस्ट माना जाता है। और फेयर सर्विस जो इतिहासकार हैं, इन्होंने इसका टाइम पीरियड डिसाइड किया है 2000 से 1500 बिफोर क्राइस्ट के बीच में। और NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग फेमस बुक जो है, इसके अकॉर्डिंग इसका टाइम पे डिसाइड किया गया है 2500 से 1800 बिफोर क्राइस्ट के बीच में। और इन सभी में सबसे ऑथेंटिक माना जाता है रेडियो कार्बन सिस्टम, क्योंकि एक वैज्ञानिक आधार पर मापा जाता है। कोई भी पुराना एविडेंस मिलता है, उसका टाइम डिसाइड करना है तो कार्बन 14 यानी रेडियो कार्बन सिस्टम के आधार पर डिसाइड किया जाता है, जो कि साइंटिफिक माना जाता है। तो उसके आधार पर हम ये मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में था। इससे आगे आ जाते हैं, जो फेमस साइट्स मिलती हैं हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो किस नदी तट पर थी, इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब में, ये रावी नदी के तट पर स्थित था, रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदाड़ो फेमस इंडस रिवर सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगा फेमस घग्गर नदी के तट पर, धोलावीरा लूनी नदी के तट पर, कोट दीजी ये भी इंडस रिवर से रिलेटेड था। मांडा आजकल के जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के तट पर, देसलपुर गुजरात में भादर रिवर है उसके तट पर, ऐसे ही रंगपुर भी भादर रिवर पर, आलमगीरपुर हिंडन रिवर मेरठ डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, प्रभासपट्टनम हिरण्य रिवर गुजरात में, लोथल भोगवा रिवर से संबंधित है। चहुतड़ो इंडस रिवर से संबंधित है मोहनजोदाड़ो के पास। बालाकोट बिंदार रिवर के तट पर, दैमाबाद
दैमाबाद, प्रणय, प्रणय नदी के तट पर महाराष्ट्र में। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो फेमस साइट्स हैं कौन कौन सी कैसी हैं, तो सबसे बड़ी हड़प्पन साइट जो है, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, उसमें सबसे पहले नाम आता है हड़प्पा का, खुद हड़प्पा का। लार्जेस्ट साइट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की अकॉर्डिंग टू एरिया, और अगर जो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हम बोले तो वो सबसे बड़ी है मोहनजोदाड़ो। पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेड बॉडी मिली है, उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ी साइट रही होगी। और सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंट हम देखें तो वो है धोलावीरा। नए जो एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा हो सकता है, आने वाले टाइम में अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट में हम बोल सकते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ी हड़प्पन साइट जो है वो है धोलावीरा गुजरात में, और सेकंड नंबर पर जो है वो है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, जो कि हरियाणा में है। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन की दो प्रमुख राजधानी मानी जाती है, एक तो खुद हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो, और इसके 6 बड़े प्लेसेस माने जाते हैं जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, धोलावीरा, लोथल और कालीबंगा 6 बड़ी प्लेसेस जो है इसके माने जाते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे, जितने भी साइट्स हैं, मेजर साइट्स हैं, उनमें क्या क्या एविडेंस मिलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर स्केल इनमें से कौन से प्लेस पे मिलता है, या वर्जिन गॉडेस सील इनमें से किस प्लेस पे मिलती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अलग अलग फेमस साइट्स में, मेजर साइट्स में बहुत से एविडेंस मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा को 1921 में इसकी खोज हुई थी, आपको पता ही है, और राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और इसके बाद में हम देखते हैं कि आजकल के पाकिस्तान का जो पंजाब स्टेट है वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पन साइट हमें मिलती है, और यहाँ पर खुदाई में 6 ग्रेनरीज इन रो, यानी 6 अनाज अन्नागार हमें मिलते हैं जहाँ पर अनाज जमा किया जाता था, और उनके साथ में ही एक और रो मिलती है। टोटल 12 ग्रेनरीज मिलती हैं, लेकिन वो 2 कतारों में मिलती है हमें। और इसके अलावा वर्किंग फ्लोर्स मिलते हैं, उनके पास में ही वर्किंग फ्लोर्स मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ पर अनाज जमा किया जाता था इन ग्रेनरीज में, और वहाँ पर बहुत से मजदूर, लेबर क्लास जो है वहाँ पर रहते थे, और वर्कमैन्स क्वार्टर मिल रहे हैं, वर्किंग फ्लोर्स मिल रहे हैं जहाँ पर बैठकर ये काम करते थे। इसके अलावा वर्जिन गॉडेस की सील मिल रही है हमें, यानी कुमार देवी की एक मुहर मिल रही है हमें। इसके अलावा हमें ग्रेवरी यार्ड मिल रहे हैं जिसको नाम दिया गया है R37 ग्रेवरी यार्ड और H कल्चर। तो 2 टाइप के कब्रिस्तान हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। एक ऐसा कब्रिस्तान मिल रहा है जिसमें हमें 57 डेड बॉडीज मिलती हैं, लेकिन उनमें से केवल 37 रिसर्च के लायक थी, इस वजह से इसको नाम दिया गया सिमेंट्री R37 कब्रिस्तान। और इसके अलावा H कल्चर उस ग्रेवरी यार्ड को बोलते हैं जहाँ पर ऐसी डेड बॉडीज मिलती हैं जो यहाँ के आम लोगों से मेल नहीं खाती, इस वजह से इसको विदेशी लोगों की कब्रें माना गया है, इस वजह से इसको नाम दिया गया है H कल्चर। तो R37 कहाँ मिला है तो हम बोल सकते हैं हड़प्पा में, और H कल्चर कहाँ मिलता है तो भी हम बोल सकते हैं हड़प्पा में। इसके अलावा कॉपर का बना हुआ स्केल हमें मिलता है हड़प्पा में, पेंटेड पॉटरी मिलता है हमें हड़प्पा में, वैनिटी बॉक्स मिलता है हमें, ताबूत मिलता है, शवाधान पद्धति, ताबूत शवाधान पद्धति हमें मिलती है हड़प्पा में। और इसके अलावा डाइस मिलती है, डाइस का एविडेंस मिलता है हड़प्पा में। क्रूसिबल फॉर ब्रॉन्ज, कांस्य धातु का बना हुआ क्रूसिबल हमें मिलता है हड़प्पा में। कॉपर मेड मिरर मिलता है हमें, ये फेमस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तांबे का बना हुआ शीशा आईना वो हमें मिलता है हड़प्पा में। वीट और बार्ले का, गेहूं और जौ के एविडेंस मिल रहे हैं हमें वुडन मोर्टार में हड़प्पा में। और स्टोन सिंबल मिल रहा है हमें जिसे हम लिंगम बोल सकते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, वो हमें हड़प्पा मिल रहा है। ऐसे ही योनि यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो भी हमें स्टोन के तौर पर मिलता है हड़प्पा में। और क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मातृ देवी की हमें क्ले की बनी हुई फिगर जो मिलता है वो मिलता है हमें हड़प्पा में। तो ये फेमस एविडेंस है जो हमें हड़प्पा में मिलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं मोहनजोदाड़ो।
मोहनजोदाड़ो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा हड़प्पन साइट थी, और इसके अलावा राखलदार बैनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में, और इसका जो वर्ड मीनिंग है मोहनजोदाड़ो का वो है मृतकों का टीला, इसे कहा जाता है। और इसके अलावा मोहनजोदाड़ो जो है यहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट साइट इसे माना जाता है, और यहाँ पर मेजर जो चीज़ें मिलती हैं उनमें है पहले ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार जिसे कहा जाता है, और इसकी लंबाई जो थी, इसकी जो लेंथ थी 11.88 मीटर थी, और इसकी जो विड्थ थी 7.01 मीटर थी, और इसके अलावा 2.43 जो इसकी डेप्थ थी, गहराई थी। और माना जाता है कि कोई यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होता होगा, क्योंकि इसके नॉर्थ और साउथ में सीढ़ियाँ हैं और बहुत से रूम्स बने हुए, कमरे बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, तो इसे एक धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर देखा जाता है ग्रेट बाथ को। सेकंड है ग्रेट ग्रेनरी, यहाँ पर एक बहुत विशाल अन्नागार मिलता है जहाँ पर अनाज जमा किया जाता था। 45.71 मीटर जो है इसकी लंबाई थी, और 15.23 मीटर जो है इसकी चौड़ाई थी, और इसे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत के तौर पर, बिल्डिंग के तौर पर देखा जाता है। इससे आगे देखते हैं असेंबली हॉल। हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो में एक असेंबली हॉल भी मिलता है। कुछ इतिहासकार इसे बौद्ध स्तूप के तौर पर देखते हैं, कुछ इतिहासकार राजा की परिषद के तौर पर देखते हैं। सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी एक, जिसे असेंबली हॉल के नाम पर जाना जाता है। शेल स्ट्रिप्स मिलती हैं मोहनजोदाड़ो में। पशुपति महादेव की एक फेमस सील मिलती है, इस टाइप की सील है वो, जिसमें एक योग की मुद्रा में व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके सींग निकले हुए हैं, और उसके दो चेहरे दिखाए गए हैं, इस तरफ और इस तरफ, और इसके चारों तरफ जो है 4 जानवर दिखाई देते हैं। गैंडा दिखाई दे रहा है, भैंसा यानी बैल दिखाई दे रहा है, हाथी और शेर दिखाई देता है, 4 एनिमल दिखाई देते हैं, और नीचे जो है 2 हिरन बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पशुपति की मुहर, और इतिहासकारों ने इसे प्रोटो शिव के नाम से पुकारा है, यानी आद्य शिव के नाम से पुकारा है। तो इस प्रकार की एक सील मिलती है हमें मोहनजोदाड़ो में। ब्रोंज इमेज ऑफ ए न्यूड वुमन डांसर, तो इस प्रकार की ब्रोंज इमेज मिलती है न्यूड डांसर की वुमन की, जिसने एक हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई है ऊपर से नीचे तक, और ये न्यूड वुमन डांसर है जो काफ़ी फेमस रिप्रेजेंट करती है मोहनजोदाड़ो को। इससे आगे है स्ट्रेट आइट इमेज ऑफ बियर्ड मैन, इस प्रकार से बियर्ड मैन की एक इमेज मिलती है हमें मोहनजोदाड़ो में। इसके अलावा ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं हडल टुगेदर, तो नर कंकाल हमें मिल रहे हैं एक से ज़्यादा आपस में उलझे हुए, और वो मोहनजोदाड़ो में मिलते हैं। पेंटेड सील मिलती है हमें। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस जो हमने हड़प्पा में भी किया था, तो मातृ देवी की मूर्तियाँ हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और बहुत सी साइट्स में मिलती हैं, काफ़ी संख्या में मिलती हैं। इससे आगे है मोहनजोदाड़ो में हमें बुने हुए सूती कपड़े का फिगर मिलता है, एविडेंस मिलता है। अ फ्रेगमेंट ऑफ वोवन कॉटन मिलता है हमें। ब्रिक किल्न मिलता है, यानी ईंट की भट्टी मिलती है मोहनजोदाड़ो में। 2 मेसोपोटामियन सील हमें मिलती है मोहनजोदाड़ो में, और पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में 3000 के आसपास हमें सील्स मिलती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मोहनजोदाड़ो में मिलती हैं। 2000 में से 1398 मोहनजोदाड़ो से संबंधित है, और इसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं कि टोटल 57% सील्स अकेले मोहनजोदाड़ो में मिलती है। इसके अलावा डाइस मिलता है हमें मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में हमें एक स्तूप मिलता है जो शायद बाद के टाइम में, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद के टाइम में इस हिस्से पर कभी बना होगा। इससे आगे बढ़ते हैं चहुदड़ो मजूमदार ने खोज की थी, और चहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, इंडस रिवर के तट पर है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पन साइट से 130 किलोमीटर साउथ की तरफ चहुदड़ो है, और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंडस्ट्रियल सिटी भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के तौर पर इसको जाना जाता है। इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर हमें मेटल वर्कर्स
की जानकारी मिलती है, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स की जानकारी मिलती है, बीड मेकर शॉप्स की जानकारी मिलती है। इस वजह से इसको इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा सिटी विदाउट ए सिटाडेल चौधड़ों को कहा जाता है, यानी दुर्ग रहित शहर था, गढ़ी क्षेत्र से संबंधित नहीं था। वैसे देखा जाए जब हम आगे करेंगे फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें हम इसकी टाउनशिप प्लानिंग को देखेंगे कि किस प्रकार की इसकी टाउनशिप प्लानिंग थी। लेकिन जिस टाइप की टाउनशिप प्लानिंग हमें ज़्यादातर साइट्स में मिलती है, उनमें अपवाद के तौर पर देखते हैं, एक्सेप्शनल केस के तौर पर देखते हैं चौधड़ों में, क्योंकि ये सिटी विदाउट ए सिटाडेल था, यानी गढ़ी क्षेत्र से रहित सिटी थी ये। और इसके अलावा यहाँ पर हमें इंक पोर्ट का एविडेंस मिल रहा है, लिपस्टिक का एविडेंस मिल रहा है, यानी आज से लगभग 4500 साल पहले भी महिलाएं लिपस्टिक यूज़ करती थी, ये एविडेंस हमें मिल रहा है चौधड़ों में। इससे आगे देखते हैं, हमें एक ब्रिक के ऊपर हमें कुत्ते के पैरों के निशान मिल रहे हैं, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पाव ऑन ए ब्रिक, तो ये हमें चौधड़ों में मिल रहा है। इसके अलावा टेराकोटा मॉडल ऑफ ए बुल लॉक कार्ट, एक प्रकार की जो हमें टेराकोटा मॉडल मिल रहा है, एक प्रकार का बैलगाड़ी का टेराकोटा मॉडल मिल रहा है। ब्रोंज टॉय कार्ट मिलता है हमें, बैलगाड़ी का ब्रोंज कार्ट मिलता है हमें चौधड़ों में। इससे आगे देख लेते हैं लोथल SR राव से संबंधित है, जिन्होंने इसकी खोज की थी, खुदाई की थी, और आजकल के गुजरात के भोगवा नदी के तट पर है लोथल। यहाँ पर सबसे फेमस जो है गोदीवाड़ा मिलता है, डॉक यार्ड मिलता है, जहाँ पर बहुत से समुद्री जहाज जो आकर खड़े होते थे और जहाँ से विदेशी व्यापार होता था। इसके लिए लोथल एक फेमस साइट मानी जाती है। धान की भूसी मिलती है, राइस हस्क की जानकारी मिलती है। देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जिस प्रकार के ग्रेन्स यूज किए थे, उसमें धान यानी चावल के एविडेंस नहीं के बराबर मिलते हैं, लेकिन एक दो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर हमें राइस के एविडेंस मिल रहे हैं, जिनमें एक तो खुद लोथल है और दूसरा गुजरात में ही रंगपुर है, जहाँ पर हमें राइस के एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा मेटल वर्कर्स, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स और बीड मेकर शॉप्स जो है हमें जैसे चौधड़ में मिली थी वैसी ही लोथल में मिलती है। फायर अल्टर्स मिलते हैं, यहाँ पर हमें अग्नि वेदिकाओं की जानकारी मिलती है, हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर हमें। टेराकोटा फिगरिन ऑफ ए हॉर्स, तो टेराकोटा का बना हुआ एक खिलौना मिलता है जो घोड़े की शेप का है। तो देखा जाए तो एनिमल्स में हॉर्स ऐसा एनिमल है, घोड़ा ऐसा एनिमल है जिसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं थी, लेकिन 3 ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर हमें हॉर्स के एविडेंस मिलते हैं, जिनमें से एक तो लोथल है जहाँ पर इसका टेराकोटा का बना खिलौना मिल रहा है, दूसरा मोहनजोदाड़ो है जहाँ पर हॉर्स के आपके टीथ की बोन्स मिलती है, हमें दांत की हड्डियाँ मिलती हैं, और इसके अलावा टोटल हॉर्स की बोन्स हमें मिलती हैं सुरकोतड़ा में, जो कि गुजरात में है। तो 3 साइट्स सुरकोतड़ा, लोथल, मोहनजोदड़ो, जहाँ पर हमें हॉर्स से रिलेटेड, घोड़े से संबंधित जो है जानकारी मिलती है। इसके अलावा डबल बरियल, बरिंग ए मेल ए फीमेल इन ए सिंगल ग्रेव, यानी एक ही साथ महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था, जिसको कुछ लोग जो है युगल शवाधान पद्धति के तौर पर देखते हैं, डबल बरियल के तौर पर देखते हैं, तो वो हमें लोथल में मिलता है। इसके अलावा टेराकोटा मॉडल ऑफ ए शिप, यानी समुद्री जहाज का एक टेराकोटा मॉडल हमें मिल रहा है लोथल में। पर्शियन यानी ईरानियन मुहर मिल रही है, सील मिल रही है हमें। इसके अलावा बहरीन की सील मिलती है हमें, बहरीरियन सील मिलती है यहाँ पर खुदाई में। एक जार मिलता है, पेंटेड जार मिलता है, जहाँ पर पंचतंत्र की कहानी के चालाक लोमड़ी जैसा जो है हमें फिगर मिलता है, और वो मिलता है लोथल में। इससे आगे है कालीबंगा, राजस्थान में अमलानंद घोष जिन्होंने इसकी खोज की थी घग्गर नदी के तट पर। यहाँ पर प्लफ्ड फील्ड सरफेस मिलता है, यानी जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, यानी एक सरफेस को प्लफ्ड फील्ड के तौर पर देखते हैं कि हल से जोता गया था, तो वो कालीबंगा में मिलता है। सबसे ज़्यादा अग्निवेदिकाएं यानी हवन कुंड, 7 फायर अल्टर्स, वो हमें कालीबंगा में मिलते हैं। डेकोरेटेड ब्रिक्स मिलती है हमें कालीबंगा में, अलंकृत ईंटें मिलती है। व्हील्स ऑफ ए टॉय कार्ट, तो वो भी हमें मिलता है कालीबंगा में। और इसके अलावा मेसोपोटामिया की जो सिलेंड्रिकल सील है, बेलनाकार सील है, वो कालीबंगा में मिलते हैं। और याद रखने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान में कैमल्स ज़्यादा होते हैं, और कालीबंगा में हमें
एविडेंस मिलते हैं कैमल की बोन्स के, यानी ऊंट की हड्डियां मिलती हैं कालीबंगा में। इससे आगे है धोलावीरा, और धोलावीरा जो है स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। और धोलावीरा जो है यहाँ पर एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलता है, यानी पानी को जमा करने का एक प्रमुख सिस्टम मिलता है जो धोलावीरा से संबंधित है। इसके अलावा अ लार्ज वेल एंड बाथ, यानी एक वाटर रिजर्वियर के तौर पर जो है एक प्रमुख हिस्सा मिलता है, जहाँ पर जलाशय मिलता है, तालाब के तौर पर मिलता है। और इस प्रकार का धोलावीरा ऐसी अकेली साइट है, ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यानी वैसे आपको पता है कि जो फीचर्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स के, उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स में यानी फेमस जो इसकी सिटीज़ हैं उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। लेकिन धोलावीरा ऐसे अकेली साइट है जिसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट में मिडल सिटी मिलता है, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट के अलावा इसमें एक मिडल सिटी भी मिलती है, तो वो हमें धोलावीरा में मिलता है। तो ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर सिविक पर्पस, तो आम लोगों के पर्पस के लिए एक लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन जो है हमें धोलावीरा में मिलती है। एक साइन बोर्ड मिलता है, जैसे कि आज भी हम किसी सिटी में जाएं तो बाहर लिखा होता है कि पर्टिकुलर सिटी का नाम आपका स्वागत है। इस टाइप से चौधड़ों के बाहर भी हमें इस टाइप का एक साइन बोर्ड मिलता है। इसके अलावा एक स्टेडियम मिलता है हमें धोलावीरा में, चौधड़ों गलती से बोल दिया, धोलावीरा में। इससे आगे है रंगपुर, जो कि गुजरात में है, SR राव से संबंधित। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइस का एविडेंस मिलता है बनवाली, हरियाणा में, प्राचीन जो आपकी सरस्वती नदी है उससे संबंधित। और लैक ऑफ चेस बोर्ड और ग्रिगोरियन पैटर्न टाउन प्लानिंग। तो वैसे देखा जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की फीचर्स में हम देखते हैं कि जितनी भी सिटीज़ हैं वो एक ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, लेकिन बनवाली में इस टाइप की ग्रिड पद्धति हमें नहीं मिलती। इसके अलावा लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक सबसे बड़ी विशेषता जो है उसकी जल निकासी व्यवस्था, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, लेकिन वो भी यहाँ पर हमें नहीं मिलता। इसके अलावा एक हल मिलता है खिलौने की शेप में बना हुआ, और क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मातृ देवी की मुहर जो है वो भी हमें बनवाली में मिलती है। इसके अलावा सुर कोतड़ा जो गुजरात में है, यहाँ पर हॉर्स की बोन्स मिलती हैं, और इसके अलावा ओवल शेप में ग्रेव मिलती है। और पोर्ट बरियल्स जो है पात्र शवाधान पद्धति, यानी बॉडी को जलाकर जो राख और बोन्स मिल गई उसको किसी बर्तन में रखकर जो उसको दबाया गया हो, इस प्रकार का जो है पोर्ट बरियल्स हमें सुरकोतड़ा में मिलता है। इसके अलावा दैमाबाद महाराष्ट्र में है और प्रणय नदी के तट पर, और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन की खासियत के तौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिस प्रकार के एविडेंस मिलते हैं उस टाइप के एविडेंस दैमाबाद में मिलते हैं, लेकिन जैसे नगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के वैसे दैमाबाद नहीं है। इस वजह से कुछ इतिहासकार इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं मानते और कुछ मानते हैं, लेकिन आजकल जो है इसको इसमें रखा गया है। तो ब्रॉन्ज इमेज मिलती है हमें यहाँ पर ऑक्स, एलिफेंट, इन सभी की, उसके अकॉर्डिंग जो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट के तौर पर देखा जाता है। सुतकांगेडोर एक पोर्ट सिटी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, सबसे वेस्ट में है बलूचिस्तान प्रांत में। और इसके अलावा कोट दीजी ये सिंध रीजन में है। तो कोई खास इंपॉर्टेंट अलग से कोई एविडेंस नहीं है, ये आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है। इन साइट से आगे बढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप देख रहे हो हड़प्पन सिविलाइजेशन की नगर निर्माण योजना, टाउनशिप प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इसको सभी समकालीन सिविलाइजेशन से अलग करती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितनी भी सिटीज़ थी वो 2 पार्ट्स में बटी हुई थी, और इस टाइप से 2 पार्ट्स में बटी हुई थी। 1 सेकेंड, इस टाइप से 2 पार्ट्स में बटी हुई थी सिटीज़। एक सिटी कहलाती थी पश्चिमी शहर, जिसको सिटाडेल के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ऊंचाई पर जो है होता था इस प्रकार से।
ऊंचाई पर होता था, एक जिसको गढ़ी क्षेत्र भी कहा जाता है, और इसको कहा जाता है पश्चिमी शहर। पश्चिमी शहर के तौर पर इसे पुकारा जाता है। वेस्टर्न सिटी थी ये, और या इसे सिटाडेल के तौर पर जाना जाता है। और ईस्टर्न जो सिटी थी, हर सिटी जो है दो पार्ट में बटी होती थी, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न, और ये ऊंचाई पर होती थी। यहाँ पर जिस टाइप के लोग रहते थे वो ज़्यादा विकसित रहे होंगे, डेवलप रहे होंगे, क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं, ज़्यादातर इतिहासकार वैसे देखा जाए तो मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग दो पार्ट से बटे हुए थे, ट्रेडर्स और दूसरे लेबर क्लास। ट्रेडर्स यानी व्यापारी वर्ग, और दूसरा लेबर क्लास यानी अपर क्लास के लोग जो है वो गढ़ी क्षेत्र में रहते होंगे, क्योंकि चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। और लोअर क्लास जो है यहाँ ये लेबर क्लास के लिए लोग रहते होंगे। यहाँ पर हर घर में कुआं है, यहाँ पर 4-5 घरों में एक कुआं है, तो इससे इनके डिफरेंस के तौर पर हमें पता लगता है। तो खास बात है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो फेमस सिटीज़ हैं, चाहे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, सभी दो पार्ट से बटे हुए थे। अकेला हमने किया है कि चौदड़ो अकेला ऐसी सिटी है जो 3 पार्ट में बटा हुआ था। चौदड़ो बोल रहा हूँ, सॉरी, आपका धोलावीरा 3 पार्ट में बटा हुआ था। चौदड़ो में इस सिटाडेल नहीं था, यानी दुर्ग रहित वो शहर था। चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था दोनों शहर, और कई जगह पर एंट्री पॉइंट थे इसके, और ये पक्की ईंटों से बने हुए दीवारें थी। ऊपर का जो हिस्सा था बुर्ज वाला हिस्सा, सिक्योरिटी वाला हिस्सा, ये कच्ची ईंटों का बना होता था। शहर जो है इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अंदरूनी सड़कें भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और अंदरूनी सड़क की गलियां जो है वो भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस वजह से इसको हम ग्रेड पद्धति पर आधारित जो है शहर बोलते हैं। तो ये खास बात है हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहरों का। सभी जो घर थे हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, वहाँ पर 4 से 5 कमरे हमें मिलते हैं, और ख़ास बात है कि हर घर में इस प्रकार की सीढ़ियाँ हमें मिलती है। मल्टी स्टोरेज जो है बिल्डिंग्स भी हमें मिलती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और जो दीवारें थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ऊपर के जो हिस्से थे, जो छतें थी, वो मिट्टी और सरकंडे के बनाए जाते थे। किसी प्रकार के मेटल का यहाँ पर यूज नहीं हुआ है छतें बनाने में। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मेन सड़कें लगभग 33 फीट तक की होती थी, यह हम बोल सकते हैं 10.5 मीटर तक की जो है इसकी सड़कें होती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे आजकल चौराहे होते हैं, उस प्रकार की चीज़ें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में खुदाई में मिली है। अंदरूनी गलियां वो भी एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, और उससे अंदरूनी गलियां, छोटी गलियां, वो भी एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। सड़कें जो है वो कच्ची सड़कें होती थी, किसी प्रकार के डामर वाली सड़कें या सीमेंट वाली सड़कें नहीं होती थी। इसके अलावा हमें देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने सबसे पहले आग पर पकाकर ईंटों का प्रयोग किया है, जो इसको अपनी समकालीन सिविलाइजेशन से अलग करती है। मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता में ईंटों का प्रयोग, ब्रिक्स का प्रयोग, धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि ईंटें, पक्की ईंटों का यूज़ हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने पक्की ईंटों का यूज़ किया है, कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया है। छेद वाली जो ईंटें होती है, फन्नीदार ईंटें जिसे कहा जाता है, उसका भी प्रयोग इन्होंने किया है। होल वाली ब्रिक्स, और इसके अलावा इन्होंने डेकोरेटेड ब्रिक्स का भी यूज़ किया है, और इसके अलावा एल शेप की ब्रिक्स का भी यूज़ किया है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने। ज़्यादातर मकान के जो ऊपर के हिस्से थे, और या फिर जो है दीवारों के ऊपर वाले बुर्ज थे, वो आपका कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं। मेन दीवारें जो है पक्की ईंटों से बनाई गई हैं। छेद वाली ईंटें, होल वाली ब्रिक्स जो है, फन्नीदार ईंटें जिसे कहा जाता है, ये नालियों के ढकने में यूज़ होती थी। और डेकोरेटेड ब्रिक्स का जो है हमें एग्जाम्पल वो मिलता है कालीबंगा में। कालीबंगा में डेकोरेटेड ब्रिक्स का एग्जाम्पल मिलता है, यानी फर्श को डेकोरेट करने के लिए डेकोरेटेड ईंटों का प्रयोग किया गया है। एल शेप की ईंटों का यूज जो है टॉयलेट्स वगैरह में किया गया है, या फिर जो है दीवारों के कोनों में किया गया है एल शेप की ईंटों का प्रयोग। तो इस प्रकार से हड़प्पन सभी सिविलाइजेशन के लोगों ने कच्ची ईंटों का, पक्की ईंटों का,
होल वाले ब्रिक्स का, डेकोरेटेड ईंटों का और इसके अलावा एल शेप की ईंटों का प्रयोग किया है। और ख़ास बात यह है कि इसकी जो मोटाई होती थी उससे डबल इसकी चौड़ाई होती थी और उससे डबल से थोड़ी ज़्यादा जो है इसकी लंबाई होती थी। तो याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी मोटाई से इसकी चौड़ाई डबल होती थी और चौड़ाई से इसकी लंबाई डबल से थोड़ी ज़्यादा होती थी। फिर से आगे है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के भवनों के जो दरवाजे थे, डोर्स ऑफ बिल्डिंग्स, तो वो खास बात है कि एक तो मेन रोड पर इनके दरवाजे नहीं होते थे, यानी अगर जो मेन रोड पर ये घर है तो इस घर का मेन गेट जो है वो अंदर की तरफ होगा, अंदर वाली गली की तरफ होगा, मेन गेट पर नहीं होगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि लोथल ऐसी अकेली साइट है जहाँ पर मेन गेट में हमें डोर्स मिलते हैं और घरों के रूम्स के जो डोर्स थे वो, अगर जो ये रूम है तो रूम के साइड में डोर होता था, यानी सेंटर वाले साइड में नहीं होता था। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे खासियत थी इसके ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी व्यवस्था, यानी हर घर से गंदा पानी बाहर गलियों की तरफ जाता था, नालियों से बाहर निकलता था और फिर मेन होल से गटर में जाकर अंडरग्राउंड जाते हुए जो है वो बड़े वाले मेन होल की तरफ चले जाता था और वहाँ से जो है धीरे धीरे फिर शहर के बाहर गंदा पानी निकल जाता था। तो जिस प्रकार से आजकल सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम का, उस टाइप का सिस्टम 4500 साल पहले लोगों ने यूज़ किया हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और ये इसको बाकी सिविलाइजेशन से अलग करता है। और बनवाली जो हरियाणा से संबंधित है, वहाँ पर हमने देखता है कि जो फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम का है वो बनवाली में हमें नहीं दिखाई देता। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन में लगभग सभी घरों में कुएं मिलते हैं, खासकर जो सिटाडेल वाला हिस्सा था, गढ़ी क्षेत्र था, पश्चिमी शहर था, वहाँ पर लगभग सभी घरों में इस प्रकार के कुएं मिलते हैं। और कुएं जो है ज़्यादातर सर्कल में है और या फिर जो है ओवल शेप में हमें मिलते हैं, कच्ची ईंटों के कुएं हमें मिलते हैं। और गढ़ी क्षेत्र में लगभग सभी घरों में मिल रहे हैं और पूर्वी जो शहर था वहाँ पर 4-5 घरों में एक हमें कुआं मिलता है। इसके अलावा कुएं से पानी निकालने के लिए वुडन घिर्री या फिर जो है लेदर की बनी हुई घिर्री, जिससे कि बाल्टी से पानी खींचा जाता था, इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। टॉयलेट्स लगभग सभी घरों में हमें मिलते हैं और वहाँ से ड्रेनेज सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा होता था और टॉयलेट्स में एल आकार की जो है ईंटों का मूल रूप से प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार के टॉयलेट हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने किया है उसको देखकर इतिहासकार मार्टिमर विलर ने कहा है कि ये वेस्टर्न टॉयलेट्स है। इसका बोलना था कि ये वेस्टर्न टॉयलेट है, यानी पश्चिमी सभ्यता में जिस प्रकार के टॉयलेट यूज होते हैं वो पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ऑलरेडी यूज कर चुके थे। इससे आगे इन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, क्लीनिंग सिस्टम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने। और ख़ास बात यह है कि हर घर में गार्बेज डालने के लिए एक पॉट होता था। उसके बाद में गलियों में हमें इस टाइप के बहुत से पॉट्स मिले हैं, मेन सड़कों में इस टाइप के पॉट्स मिले हैं। तो इससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग साफ सफाई के काफ़ी शौकीन रहे होंगे। और कुछ इतिहासकार इस साफ सफाई व्यवस्था को देखकर ये भी मानते हैं कि शायद जैसे आजकल म्युनिसिपल काउंसिल जैसे सिस्टम होता है हर शहरों में, नगर परिषदें, नगर पालिकाओं की व्यवस्था, तो शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी कुछ इस टाइप का सिस्टम रहा होगा। इसके अलावा लाइटिंग सिस्टम भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें दिखाई देता है। अगर जो ये मेन सड़क है तो यहाँ पर जगह जगह पर हमें पिलर दिखाई देंगे और उस पिलर के ऊपर जले हुए का निशान मिलता है। जैसे आजकल सड़कों में हमें स्ट्रीट लाइट्स मिलती हैं तो वैसी ही स्ट्रीट लाइट्स जो है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलती हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं लेकिन किसी न किसी प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन लोगों की जो सोशल सिस्टम था उसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन फिर भी इसको इन्होंने वणिक वर्ग और मजदूर वर्ग में ज़्यादातर बांटा गया है। घरेलू बर्तन जो है काफ़ी तरीके के मिलते हैं, सादे बर्तन मिलते हैं, चमकीले बर्तन मिलते हैं, डेकोरेटेड बर्तन मिलते हैं, पॉलिशदार बर्तन मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस प्रकार के बर्तन है उसे हम बोलते हैं रेड एंड ब्लैक पोट्री के तौर पर इसे जाना जाता है। कुछ घरों में हमें ब्रॉन्ज मेटल के बर्तन भी, यूटेंसिल्स भी मिलते हैं। इससे आगे हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे, तो दोनों प्रकार का भोजन करते थे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों। हर प्रकार के अनाज हमें यहाँ पर मिलते हैं।
सिर्फ राइस के एविडेंस नहीं के बराबर मिले हैं, और इसके अलावा दालों के एविडेंस भी जो है नहीं के बराबर मिले हैं, लेकिन बाकी सभी अनाज के एविडेंस हमें मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि सभी प्रकार के अनाज को उपजाते थे। और हड़प्पा सभ्यता का ज़्यादातर व्यापार जो है वो कृषि से संबंधित उत्पादों का था। और नॉन वेजिटेरियन के तौर पर हम देखते हैं कि बहुत जगह पर हमें जानवरों के जले हुए निशान मिल रहे हैं, कांटे मिल रहे हैं मछली पकड़ने के। तो उन सभी से पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। और कपड़े जो है आजकल के बुने हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग नीचे की तरफ धोती जैसा वस्त्र होता था और ऊपर की तरफ जो है शॉल ओढ़ लेते हैं, लगभग उसी प्रकार का कपड़ा होता था। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कॉटन का यूज़ किया है, सबसे पहले कपास का उत्पादन इन्होंने किया है। और बुने हुए कपड़े का साक्ष्य हमने देखा था, इसका एविडेंस हमें मिला है मोहनजोदाड़ो में। ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, इन सभी की जानकारी हमें मिलती है। ज्वेलरी की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने हर प्रकार के मेटल का यूज़ किया है, चांदी, सोना, कॉपर, ब्रोंज, इन सभी का यूज़ किया है। इसके अलावा हमें मनके बनाने की एविडेंस भी मिलते हैं। इन्होंने कॉस्मेटिक का भी यूज़ किया है। आपको याद हो कि चहुदड़ों में हमें लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है। तो ये सभी इसको समकालीन सिविलाइजेशन से अलग करता है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, खासकर हमें लोथल में और कालीबंगा में शल्य चिकित्सा के भी अवशेष मिले हैं, यानी ऑपरेशन किया गया उस प्रकार की जानकारी मिलती है। आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर शिलाजीत हो गया, अश्वगंध हो गया, इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिली हैं। इसके अलावा डेड राइट्स जो थे, मृतक संस्कार जो थे, वो कई प्रकार के होते थे। हमें पूर्ण शवाधान पद्धति मिलती है, हमें ताबूत शवाधान पद्धति मिलती है, हमें युगल शवाधान पद्धति मिलती है, हमें दाह संस्कार की जानकारी मिलती है। तो ये सभी के सभी एविडेंस जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत सी साइट्स में मिलती हैं। और हम ये देखते हैं कि डेड बॉडी को जलाकर उसके राख और हड्डियों को जो है वो भी बर्तन में डालकर रख दिया जाता था, उसको दफना दिया जाता था। डेड बॉडी के साथ में पशुओं के भी बोन्स मिल जाती हैं, जिससे पता लगता है कि पशुओं को पाला जाता था और बाद में दफना भी दिया जाता उनके साथ में। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें युगल शवाधान, यानी स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाया गया है, वो हमें लोथल में मिलता है। ताबूत शवाधान पद्धति की जानकारी हमें हड़प्पा में मिलती है। तो ये सभी की सभी इनके मृतिक संस्कार की पद्धतियाँ थी। राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि राजतंत्र रहा होगा, बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर राजतंत्र नहीं रहा होगा। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार दो पार्ट्स में बटे हुए हैं, और वो ज़्यादातर अधिकांश जो है वो मानते हैं कि ये ट्रेडर और लेबर क्लास में बटा हुआ था हड़प्पा सभ्यता का पूरा का पूरा सिस्टम। इससे आगे हम देख लेते हैं कृषि व्यवस्थाओं के ऊपर। तो हमने देखा है कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, एक से ज़्यादा मिट्टियों के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता लगता है कि साल में कम से कम 2 बार ये प्रोडक्शन लेते थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत से अनाज का प्रयोग करते थे। इन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन शुरू किया गया है। कपास को यूनानी भाषा में सिंडन के नाम से पुकारा गया है, और बाद में सिंडन का ही रूप सिंधु और इंडस के तौर पर फेमस हुआ था। तो इस वजह से वर्ल्ड में सबसे पहले कपास का उत्पादन इन्होंने किया है। पशुपालन के अंतर्गत देखें तो लगभग सभी पशुओं के अवशेष हमें मिलते हैं। घोड़े को छोड़ दिया जाए जिसके अवशेष नहीं मिलते हमें, सिर्फ 3 जगह पर हमें एविडेंस मिले थे घोड़े के, अदरवाइज सभी प्रकार के पशुओं के एविडेंस मिलते हैं। इंडस्ट्रियल सेंटर इनके बहुत ज़्यादा फेमस थे, खासकर हमने देखा था चहुदड़ो और आपका लोथल, खासकर इनके इंडस्ट्रियल सेंटर थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। इससे आगे है विदेशों से व्यापारिक संबंध इनके काफ़ी थे, इसके एविडेंस हमें मिलते हैं। और बहुत से देशों के साथ इनके आयात वाले सिस्टम थे, बहुत से देशों के साथ जो है इन्होंने एक्सपोर्ट भी किया है, इंपोर्ट भी किया है। चांदी को मंगवाना, कॉपर को मंगवाना, लाजवर्द मनी को मंगवाना, ये सभी एविडेंस हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के मिलते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बंदरगाह जो थी, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, उसमें लोथल का नाम आता है। लोथल के अलावा सुत कांगेडोर के अलावा बालाकोट के अलावा सोत का कोह, इसके अलावा अल्हादिनो, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटीज थी, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस
लोथल को माना जाता है। लोथल, सुतकांगेडोर, बालाकोट, सोतकाकोह, अल्लादीनो, ये सभी की सभी पोर्ट सिटीज थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। इससे आगे है स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की लिपि किस प्रकार की लिपि थी, तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो लिपि थी उसको हम बोलते हैं आइकोनिक ग्राफिक स्क्रिप्ट, या इसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफिक, यानी भाव चित्रात्मक लिपि, यानी चित्रों के तौर पर वर्णों का यूज किया गया, अल्फाबेट का यूज किया है। और अब तक जो है 400 से ज़्यादा अल्फाबेट्स हम इसका देख चुके हैं। 1857 में इसके रिटन एविडेंस हमें मिले थे सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के, और आज तक हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिटन एविडेंस को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। बहुत से इतिहासकारों ने इस प्रकार का दावा किया है, लेकिन कोई भी आज तक इसको पढ़ नहीं पाया है। और ख़ास बात यह है कि इतिहासकार इस बात पर एग्री है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी, और अगली लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ जाती थी, और उससे अगली लाइन राइट से लेफ्ट की तरफ जाती थी, उससे अगली लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ जाती थी। यानी जैसे हम उर्दू को देखते हैं वो राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, इंग्लिश हिंदी लिखते हैं हम लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस तरीके से जाती थी। और इसको कहा गया है आइकोनोग्राफिक स्क्रिप्ट या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के तौर पर इसको हम देखते हैं, यानी भाव चित्रात्मक लिपि के तौर पर इसको हम देखते हैं। अब तक 400 से ज़्यादा इसके वर्ण खोजे जा चुके हैं। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं 44 अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश में बोलते हैं 26 है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अब तक 400 से ज़्यादा खोजे जा चुके हैं। इससे आगे आ जाते हैं इनके सील मेकिंग की तरफ। तो हड़प्पन सभ्यता के लोगों ने मोहरों का निर्माण काफ़ी प्रमुख रूप से किया है, और इसकी मोहरें हमें स्क्वायर शेप में मिलती हैं, और या फिर जो है हमें वर्गाकार शेप में मिलती हैं। किसी प्रकार की गोल और बेलनाकार मोहरें इसकी नहीं मिलती हैं। अब तक 2000 से ज़्यादा इसकी मोहरें मिल चुकी हैं, और हमने देखा है कि उनमें से 1398 अकेले मोहनजोदाड़ो में मिल चुकी है। इसके अलावा मूर्ति निर्माण कला भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ज़्यादातर उन्होंने टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण किया है, और या फिर मूर्तियाँ हमें ब्रोंज मेटल की मिलती है। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ जो है मदर गोडेस के मिलती हैं, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलती हैं। इसके अलावा बैल, गेंडा, एक श्रृंगी बैल, कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगी बैल सबसे ज़्यादा यहाँ पर खुदाई में हमें मिलता है। इसके अलावा रिलीजियस बिलीफ जो थी, इनकी धार्मिक मान्यताएं थी, वो वर्तमान के हिंदू समाज से मिलता जुलता है। यानी हमें बहुत सी मूर्तियाँ मिलती हैं, स्वास्तिक का निशान मिलता है हमें, मातृ देवी की मूर्ति मिलती है हमें, विभिन्न प्रकार के शिवलिंग के अवशेष हमें मिलते हैं। इसके अलावा सूर्य पूजा के अवशेष मिलते हैं, पीपल पूजा के अवशेष मिलते हैं, जनन अंगों के अवशेष मिलते हैं। यानी वर्तमान भारतीय समाज में जिस प्रकार के रिलीजियस रिचुअल्स हैं उस प्रकार के हमें हड़प्पा सभ्यता में भी मिलते हैं। लेकिन सिर्फ मूर्तियों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार के एविडेंस के आधार पर हम बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस प्रकार की मान्यताएं रखते थे। लेकिन किसी भी प्रकार का हमें टेम्पल मंदिर जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता। यानी पीपल पूजा हो गया, मादा जननांग की पूजा हो गया, या फिर जो है सूर्य पूजा हो गया, शिवलिंग के अवशेष मिल रहे हैं हमें, मातृ देवी के अवशेष मिल रहे हैं, पशुपति की मोहर मिल रही है जिसको आद्य शिव से मिलाकर देखा जाता है। तो हिंदू धर्म का शुरुआती वर्जन हमें हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले दिखाई देता है, लेकिन किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलते। इससे आगे बढ़ जाते हैं कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण हमने देखा रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर 1750 ईस्वी पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, और इसके बाद में ये सभ्यता जो है छोटे छोटे पार्ट्स में बट गई। और उसके बाद में हम इंडियन हिस्ट्री में अगला जो टॉपिक करते हैं वो वैदिक काल करते हैं, जिसकी शुरुआत हम 1500 बिफोर क्राइस्ट से करते हैं। लेकिन यहाँ अलग अलग इतिहासकार अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन क्यों हुआ, पतन क्यों हुआ। तो इसमें मार्टिमर विलर जो इतिहासकार है उनका सीधा मानना है कि आर्यंस यानी आर्य और या कोई विदेशी आक्रमण जो हुआ था ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वेजन जो हुआ था, उस वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। मार्टिमर विलर का मानना है, क्योंकि मार्टिमर विलर जो है आर्यों और बाहरी आक्रमण की तरफ बार बार इशारा कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इसकी वजह से हुआ था। जबकि अर्नेस्ट मैके और सर जॉन मार्शल उनका मानना है कि
किसी न किसी प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें शिथिलता आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, जबकि फ्लड की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, बाढ़ की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इस प्रकार की जानकारी दी है रंगनाथ राव ने। और KUR कैनेडी, इसका मानना था कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो है, प्राकृतिक आपदा की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। और इसके अलावा ऑरेंस्टाइन और अमलानंद घोष, इनका मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। और इसको ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। हालांकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं कि क्यों हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इसी बात पर एग्री है जो ऑरेंस्टाइन और अमलानंद घोष ने दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ है। तो इसी को ऑथेंटिक ज़्यादातर जो है माना जाता है। कोई और कारण भी रहा हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इसी बात पर एग्री है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम MCQs करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का।